खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी मंजिल नहीं है मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सुंदर सुंदर कहानियां। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आई हूं इस्मत चुगताई जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है भाभी। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की ही होंगी। बड़बार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरसती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई थी। भाभी आजाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थ न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल जरूर खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उन्हें गृहस्थन बनाने में जुट गए सब लोग। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसघिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई थी। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद, सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पौंड बढ़ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने वरना सवरना छोड़ दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मानो काजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते थे। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहना करती थी, गुलाबी साड़ी पर सुर्ख लाल रंग का ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उनके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर दे पर दे बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी और मैके ससुराल में भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे लोग। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुगड़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से ऐसी नफरत थी, उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बड़ी बेतल्लुकी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती थी। कोई औपचारिक मेहमान आ जाता था तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी और चहेती भी थी सबकी। उसे बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉडर बने अधेड़ और बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए थे। भैया को बादामी पापड़ भाते थे। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गईं। हम लोग मजे से चाय पीते रह गए। धाए से फुटबॉल आकर ऐन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया हमारे गुस्से से भन्ना उठे थे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बाल और गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो।
सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए, देखा तो मुंडेर पर एक दुबली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी। फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने वाली बात होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का पकड़कर उसके बाल पकड़ लिए तो वो और जोर जोर से कह कह लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चाचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी जो इत्तेफाकन भैया की प्याली पर जा कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्करा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया भी मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होंठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौरा थे मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग का ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। ओठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इस्तेहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाकर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भिजे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धप से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे 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 रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता था और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बा लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कह कहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चली दी। अरे ये तो हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धप धप जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत जदा होकर बोली। इनकी भैया की बीबी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें चुरा ली। मैं समझी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत यानी स्पष्टता की। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जलालत। नहीं, भाभी ने मॉर्टेज से 15 साल की उम्र में सीनियर कैब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी हैं। उफ, और मैं समझी कि वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमजोर हैं मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ भी बुरा नहीं लगता। बेचारी। कौन भाभी? ना जाने कैसे क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, साफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी हो गई होगी। 25-26 साल के थे मगर मुझे तो मालूम ही ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी, मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी। फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका हैं, बच्चों की मल्लिका हैं।
कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जाकर शबनम को चोट दी। वो बेवकूफ ना थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और मुआफ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत रही होंगी, मगर अब तो वो आपका नजरिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और बार बार अपनी बुद्धि सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह पकड़कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरारती आंखों से भैया को तौला और छलावे की तरह कोटी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नजर न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ सांबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीज कुर्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहके लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थीं। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि वो इशारा मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूले मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने होठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी। वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े होकर ताक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म सांबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज दी और बॉय ने कहा, भाभी को भेज दो। रसमन शबनम को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कि कतई उसकी तरफ मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को गोदी में चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई तो ना जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और चिपट गया। अभी और थोड़ा चले आंटी? नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा। मुंह पर एक चांटा भी लगाया। एकदम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हो? भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हो बेहया? हूं, दम भी है जो हाथ तोड़ोगी? भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांप कर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे कि शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं। वो तो पहले से ज्यादा और मैली रहने लगी थी, पहले से ज्यादा खाती थी। हम सब तो हंस ज्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मशरूफ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निगल रही थी।
सिके हुए तोशों पर ढेर सा मक्खन लगा कर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में थे ही दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने उन्हें पानी में घसीट दिया। जब से शबनम आई थी, भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचा कर भाभी को हम सब ने भींच लेते थे। उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों में बोबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसिया कर रह जाते थे, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या और कोई मजेदार डिश तैयार करने चली जाती थी। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौड़ापन, नयापन तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान हो रही हो। हाँ, 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डनलप पिल्लों का गद्दा नहीं बनी, उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा। और भाभी मुंह फुलाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुलझुलाहट लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तरह जमा रही थी। उनके होंठ सफेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। कटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेहिंतियां गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेरी ली जैसे खुबानियां ना हो, सांप बिच्छी हो। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का एक टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो गटागट मुरब्बा उड़ाती रहीं। हद है, उन्होंने नथुने फड़फड़ाकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान नहीं दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे ईर्ष्या देश के तूफान को रोकने के लिए वो बांध बना रही हो। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गईं। भैया का नस्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछते हुए उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बैठा लिया। बेचारी नाक सुड़काती बैठ गईं, मगर जब उन्होंने कॉफी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गईं। सहमी हुई नजरों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बामुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्सा के रुआसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया था। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था, जरा सी बात पर हाथापाई पे उतर आया करती थी और 12 भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खुकार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींचकर बेबस कर देते थे। वो उनके सीने से लगकर
डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती और फिर मिलाप हो जाता था। और झेपी खिसियानी सी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंचर लगा देती थी, उनके गिरे बान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती थी। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने के बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया तो वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही नहीं आता था, अगर आता भी था तो फौरन इधर उधर के काम में लगकर गुस्से को भूल जाती थी। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार में जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए न बिगड़े, उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बड़ी, एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चाचा जाद भाई थे। भैया उस वक्त सबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए थे। दिल्ली के मकान मैंने इनके महर में दिए। उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। महर? भाभी थरथर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का जिक्र क्या है? इतनी भी बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहें तो उन्हें ले जाएं, वरना मैं बोर्डिंग का इंतजाम कर दूंगा। एक चीख मारकर भैया पर भाभी झपट पड़ी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना हुई, सहम कर ठिठक गईं। और फिर भाभी ने अपने नारीत्व की पूरी तरीके से आबुराई करवा डाली। वो भैया के पैरों पर लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तुम उससे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। यूं मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुलथुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका हूँ, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता? वो बिलबिलाए चली गई। बेवकूफ! तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ! और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने से हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई ऐसी हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मालिक हो गए थे और सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर वो क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और सबनम की शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए दोनों। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक अंदाजा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया। आशियाना उजड़ गया था। भरा हुआ घर सुनसान हो गया था। सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चकफेरियों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आता कि वो मुंबई आ रहे हैं तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह उनसे लिपट गए। सबनम मुझे कहीं नजर नहीं आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया ने उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, भैया से धप से एक बजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी! मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की से झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का लोंदा बन गई थी। मैंने भैया की तरफ देखा तो वो वैसे ही दराज कद और छरछरे थे। 1 तोला गोश्त ना इधर ना उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था शबनम आजाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई थी। ये नागिन इसे डसकर बेसुध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही सिखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारे भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर
में उस शबनम को फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी बच्चे जैसे सोने की तरह तपकर सच्चा सोने की तरह निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली राख थी। उसका सांवला कुदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थी। पतली नागिक जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हामिला मालूम होती थी। वो नाजुक नाचुक लचकीली शाखों जैसी बाहें मुकद्दर सी हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थी। भवें शायद गलती से ज्यादा नुच गई थी। इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी होगी उसको। भैया रिट से ठहरे। रात को डिनर पर हम सब वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे सबाब पर था। मिश्री हसीना अपने पेट को मरोड़ियां दे रही थी। उनके कूले दयारों में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रही थी। बारीक सिफॉन में उनकी रुपहली टांगे हाथी दांत के तराशे हुए खंभों सी फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उनके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थी। वो बार बार अपने हाथ पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी जो कभी शबनम थी, मिश्री रक्कासा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो गए थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिश्री रक्कासा के कूले तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चकफेरिया खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरें उन्हें तक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्गा हड़प कर रही थी। आर्केस्ट्रा में एक भरपूर सांस खिंची। साज कराहे ड्रम का दिल गूंज उठा। मिश्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज उठा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थीं। बहरा तरोताजा रसभरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली से शबनम ने प्याला रसभरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों सी परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिश्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नसीली आंखों में उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक उबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ ताकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचककर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून से लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समेटकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नजर में लाखों फसाने पोसीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जलालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्म रिवाज पर कुर्बान हो जाती हैं। काबिले पारिस्त वो लोग जो काबिले रहम भी, जो कि ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में सब पढ़ लिया था। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल लिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक सेहत भरी आंखें वाले भैया चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में सामने के लिए बेचैन और बेकरार थी। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी जो है क्या कहना चाहती है। तो अगर आपको
कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।